Hello everyone, good morning. Hello 7th class, how are you? Yesterday I have told you about some Mughal emperors. I think you read from the chapter and underline the things, and it is good to see that some students are giving me the answers, but some students are still sleeping. They are not giving any response, they are not giving any answers, only they are giving the attendance, and then they are not watching all the videos. It is very bad. It is not good to see. You have to do your study well. You have to learn your subjects. You have to do according to the timetable your study. बैठ जाइए सुबह 8 बजे से लेकर, and period wise you have to open your book and watch the videos and do the work and give the answers. Okay beta, when the teachers are doing a lot of hard work for your study, तो why are you not? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? You also do this बेटा. तो from today I want all the view from your class. बिल्कुल less views आ रहे हैं आपकी क्लास से. I have checked on the YouTube in all the subjects. No views are there. You give your views and give the answers of the questions which the teachers are asking in the videos. Okay? It should not be happen again. So today we will start the next our Mughal emperor, that is Jahangir. So Jahangir came in 1605 to 1627. Sisodia ruler of Mewar थे. Amar Singh accepted Mughal service. Less successful campaign against the Sikh and Ahom and Ahmednagar followed. तो ये सब आपको पढ़ने हैं जो आपके मुगल रूलर्स हैं ना, दैट सीक्वेंस वाइज की पहले बाबर थे, फिर हुमायूं थे, ये सब आपको लिखना है अपनी कॉपी में. देन शाहजहाँ केम 1627 to 1658. कैंपेन कंटिन्यूड इन द डेक्कन से. अफगान नोबल थे. खान जहाँ लोधी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड हिम. तो इस तरह से हमारे शाहजहाँ हुए. इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली अनेक्स्ड एंड बीजापुर फोर्स्ड श्योर्ड फॉर पीस. देन आफ्टर औरंगजेब केम. औरंगजेब 1658 to 1707. और ये कहा जाता है कि औरंगजेब वॉज द लास्ट मुगल रूलर. तो ही बिकेम एम्परर आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर एंड इम्प्रिजनिंग हिज फादर शाहजहाँ. उन्होंने अपने पिता शाहजहाँ को अपने उसमें दैट जेल में डाल दिया था औरंगज़ेब ने, एंड देन अपने ब्रदर्स को भी उन्होंने हरा दिया था, किल कर दिया था इन द वॉर. एंड इन द नॉर्थ ईस्ट द एहोम वर डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल्ड अगेंस्ट इन द 1680. तो इस तरह से हमारे जो औरंगज़ेब थे दे केम. बीजापुर वॉज अनेक्स्ड इन 1685. गोलकोंडा ऑल्सो अनेक्स्ड बाय द औरंगज़ेब. तो इन्होंने भी बहुत सारे टेरिटरीज़ को अपने कंट्रोल में किया. एंड आफ्टर दैट हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय अ सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन्स. जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो उनके बेटों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, लड़ाई स्टार्ट हो गई कि दैट वी विल बी द एम्परर, आई विल बी द एम्परर, आई विल बी द एम्परर. तो इस तरह से वो लड़ाई स्टार्ट हो गई. एंड देन द औरंगज़ेब वॉज द लास्ट. अब आफ्टर दैट, अभी तो हमने सारे अपने मुग़ल रूलर्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि दैट मुग़ल रूलर्स ने किस तरह से सक्सेशन किया, किस तरह से उन्होंने अपनी आर्मी चलाई, व्हाट वाज द रूल एंड रेगुलेशंस, उनके क्या रूल्स थे, क्या रेगुलेशंस थे, दैट वी विल स्टडी. तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, कि मुग़ल्स का क्या ट्रेडिशन था अपना रूल, अपना राइम स्टार्ट करने का. तो मुग़ल फॉलोड corporency inheritance or a division on inheritance amongst all the sons. It means कि मुग़ल क्या फॉलो करते थे, मुग़ल ये फॉलो करते थे कि उनके बाद उनका बेटा ही वहाँ का रूलर बनेगा. दैट वॉज द ट्रेडिशन फॉलोड बाय द मुग़ल. ये एक ट्रेडिशन मुग़ल्स के द्वारा फॉलो किया जा रहा था. मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स. अब मुग़ल्स के दूसरे रूलर्स के साथ कैसे रिलेशंस थे, ठीक है. तो इट वॉज समटाइम गुड और समटाइम बैड रिलेशन ऑल्सो. एज द मुगल्स बिकम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन दैम वॉलेंटियरली. जब मुगल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए तो बहुत सारे रूलर्स ने, दूसरे रूलर्स ने उनको ज्वाइन किया, बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल. ठीक है. द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर ओपोनेंट्स इनेबल्ड द मुगल्स टू. बहुत सारे ऐसे रूलर्स भी थे जिनको हमारे मुगल्स ने अपने कंट्रोल में किया, बट दे वर नॉट ह्यूमिलिएटिंग दैम. लेकिन उन्होंने उनको ह्यूमिलिएट नहीं किया, उनको टॉर्चर नहीं किया.
द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग एंड chieftains. और मुगल्स ने बहुत सारे किंग्स को अपने कंट्रोल में किया. दे डिफीटेड मैनी किंग्स बट दे वर नॉट ह्यूमिलिएटिंग द किंग एंड their people, their public. Then next is Mansabdar and the Jagirs. The Mansabdar and the Jagirs, it means who were the Jagirdars. Mansabdar और जागीरदार कौन थे ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर. इट मीन्स कि दैट मुगल्स ने वो कौन से हमारे अपने चीफ स्टैब्लिश किए फॉर टेकिंग द टैक्स फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम लुक आफ्टर द पब्लिक, उन सबको लुक आफ्टर करने के लिए. तो ग्रुप्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स सच एज बहुत सारे ग्रुप्स आए मुगल्स एम्पायर में, दैट इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत्स, मराठास, दे ऑल ज्वाइंड द मुगल सर्विस, वर एनरोल्ड एज मनसबदार्स. इन सब लोगों ने उस मुगल सर्विस को ज्वाइन किया एंड दे वर नोन एज द मनसबदार. और वो सब किस नाम से जाने लगे? मनसबदार के नाम से. द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर और कैवलरी मैन. द मनसबदार्स जो थे, दे वर हैविंग द मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके पास मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी. दे वर रिक्वायर्ड द मेंटेन ऑफ द सावर एंड कैवलरी मैन. कैवलरी मैन मीन्स कि दोज हु वर इन द मुगल आर्मी, जो मुगल आर्मी में होते थे. And then those who were having the एलिफेंट फॉर द वॉर, जिनके पास एलिफेंट होते थे, हॉर्स होते थे फॉर द वॉर. मनसबदार रिसीव्स देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स. और जो मनसबदार को जो सैलरी मिलती थी उस सैलरी का नाम होता था जागीर्स. तो जागीर्स वॉज द नेम ऑफ द सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट इज नोन एज द जागीर्स. अब जैप्ट एंड ज़मींदार्स कौन थे? हु वर द जैप्ट एंड ज़मींदार्स इन द मुगल एम्पायर? The main source of revenue was tax on the produce of peasants. जो मेन सोर्स रेवेन्यू की थी दैट वाज द, इट मीन्स कि दैट मुगल्स ऑल्सो टेकिंग द टैक्स फ्रॉम द पीपल एंड इट वाज ऑल्सो द इनकम ऑफ द मुगल्स. ये इनकम भी होती थी मुगल्स तक, बट दे वर नॉट टॉर्चर्ड द पीपल. वो लोगों को टॉर्चर नहीं करते थे. तो फर्स्टली तो आई विल आस्क यू हेयर वन क्वेश्चन. यू विल गिव मी द answer of my question. After watching the video, you will send the names of the Mughal emperor sequence wise. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उनके सीक्वेंस वाइज नाम आप मुझे लिख कर देंगे. ओके, दैट इज़ योर क्वेश्चन ओनली. तो दैट जैप एंड ज़मींदार्स, अब किस तरह से टैक्स लिया जाता था? हु वर द ज़मींदार्स? द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मुगल्स वॉज दैट टैक्स on the produce of peasants. Peasants means small farmers. So what the small farmers were produced, that was the taken tax by the Mughal. जितना वो प्रोड्यूस करते थे, खेती करते थे, उसका कुछ हिस्सा वो एज अ टैक्स देते थे. The intermediaries who collected taxes were called जमींदार्स. और वो लोग जो टैक्स को कलेक्ट करते थे, they were known as जमींदार्स. उनको जमींदार्स बोला जाता था. Zapt, who were the Zapt, was the revenue system. Zapt were known as the revenue system which was started by when Akbar's revenue minister Todar Mal carried out a careful survey of crops, yield and fixed tax on each crop in cash. So Zapt was the revenue system which was introduced by the Akbar's minister, the name Todar Mal. जब उन्होंने केयरफुली सर्वे किया कि कितनी फसल उग रही है एक साल में हमारी टेरिटरी में, दैट ही हैज़ फिक्स्ड द टैक्स ऑन द कैश क्रॉप, दैट वाज नोन एज द ज़ैप्ट. अब अकबर की क्या पॉलिसीज़ थी? अकबर ऑल्सो मेड मैनी पॉलिसीज़ एंड he has made very good policy for the people because Akbar was a very brave and very good ruler. So Abul Fazl explained that the empire was divided. So that Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called Subas, governed by the Subedar. So Abul Fazl, those who was the minister of the Akbar empire, so he has started and divided the Akbar province. Akbar का जो राज्य था उसने उसको डिवाइड किया, that Subas which was governed by Subedar. Subas में डिवाइड कर दिए जो सूबेदार के द्वारा गवर्न थे, who carried out both political and military function. जो क्या
देखता था, सारे मिलिट्री फंक्शंस देखता था, ठीक है। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफर और दीवान, हर एक प्रोविंस मतलब राज्य में, हर एक राज्य में फाइनेंशियल ऑफिसर इस्टेब्लिश किए गए, दे वर नोन एज द दीवान। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, शांति बनाए रखने के लिए क्या किया अकबर ने, पीस एंड ऑर्डर के लिए। द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाई अदर ऑफिसर, सूबेदार को सपोर्ट किया गया दूसरे ऑफिसर्स की तरफ से। तो इट मीन्स कि हर एक चीज़ अकबर के शासन काल में इट वॉज गुड एंड वेरी नाइस पॉलिसीज अकबर हैज़ मेड। अकबर स्टार्टेड द आइडिया ऑफ सुल कुल का उसने एक आइडिया भी बनाया, और यूनिवर्सल पीस which was the idea of tolerance that did not discriminate between people of different religion in his reign। तो उसका क्या मतलब था, सुलाई कुल का क्या मतलब था कि that in the territory in the territory of Akbar there should be the universal peace, कि that how many religion are there all were be रेस्पेक्टेड। कोई भी धर्म अगर अकबर के शासनकाल में था तो वो सब रेस्पेक्ट किए जाते थे, चाहे हिंदू हैं, राजपूत हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं, every religion was respected in Akbar's reign। So that was very good policies made by the Akbar। This principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan also। और यही सेम प्रिंसिपल जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया, ठीक है। Now your last topic of this chapter is that the Mughal Empire in the 17th century and after। अब 17th century में किस तरह की मुगल एम्पायर थी and then उसके बाद क्या हुआ। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। जितनी दिनों भी हमारे मुगल एम्पायर ने अपना कंट्रोल किया, दैट मिलिट्री के साथ, दैट इट ग्रेट द इकोनॉमिक कंडीशन वॉज गुड एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी दे गेन। इट मीन्स कि एवरीथिंग वॉज गुड। The Mughal emperor and their mansabdars also spent large income of the salaries they were having and goods and benefited the craft persons and artisans, peasants। It means कि in the reign of the prosperity of the Mughal empire, जितने दिनों मुगल एम्पायर ने शासन किया, every person, those who belong to the सूबेदार, ज़मींदार, जागीरदार, मनसबदार, सूबाज, ये स्मॉल फार्मर्स, कॉमन पीपल, all were having the prosperity। Every person was having the good life। In the late 17th century, the enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people। तो it means कि late 17th century में क्या हुआ, the enormous wealth and resources which was commanded by the Mughal, जो resources मुगल्स के द्वारा कलेक्ट की गई थी, made them extremely powerful group। उनको बना दिया क्या, एक powerful group, क्योंकि they have look after each and everything of their kingdom। हर एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनकी प्रायोरिटी होती थी। तो इट मीन्स एवरी वन वॉज हैप्पी इन द मुगल एम्पायर, इन द मुगल एम्परर्स, एंड देन दिस मुगल एम्पायर आफ्टर द 17th century was having the powerful group। Then as the authority of the Mughal emperor slowly declined, but धीरे आफ्टर द औरंगजेब मुगल एम्पायर का की जो ऑथोरिटी थी वो डाउन होती चली गई। कैसे? His servants emerged as powerful centers of power in the regions। उनके जो सर्वेंट्स थे they were became the powerful in their own region। By the 18th century, the province of the empire such as Hyderabad and Awadh had consolidated their independent political identities। तो दैट उनके जो एम्पायर थे, हैदराबाद था, अवध था, दे वर हैविंग द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम। इट मीन्स जो हैदराबाद में रूलर थे वो उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो दैट धीरे आफ्टर अकबर, आफ्टर शाहजहां, दैट मुगल एम्परर वॉज गोइंग टू बी डेक्लाइन मतलब धीरे खत्म होता चला गया। वाई? बिकॉज अदर रूलर केम इन द सोसाइटी, क्योंकि दूसरे रूलर सोसाइटी में आ गए। तो लाइक दैट यू हैव स्टडी अबाउट द मुगल रूलर्स, that you understood very well। if you not understand any topic तो you can call me again। आप मुझे कॉल कर सकते हैं and give the answers of my question on WhatsApp group after watching the video and give the views also। be careful about this।